प्रीवियस वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन था फॉर एलसी सर्किट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो? 76। उसमें एलसी सर्किट के जो टाइम पीरियड है फिजिकल 2 पाई इंटरवल एलसी को कहाँ से निकल के आया। जब इसको एलसी सर्किट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी एक्स इक्वल टू 0 से किससे कंपेयर करते हैं हम? डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी और टी इक्वल टू आप जानते हो 2 पाई बाई ओमेगा। तो वही प्रीवियस वीडियो में जो भी करेक्शन कर रखा है वो ये है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, ठीक है ना। इसके लिए हमने पूछा कि एम्पलीट्यूड का कैसा चेंज वैरी आता है। तो एम्पलीट्यूड के लिए हमने एक क्लियर फिगर बनवाया था। इसके लिए इधर डिस्प्लेसमेंट बनाया था, इधर ये बनाया था, इधर प्लस ए था और इधर माइनस ए। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड थे। जब यहाँ पर हमने बनाने की कोशिश की थी तो कुछ इस तरीके से फिगर आया था। इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियली डिके होता जा रहा है। वैसे भी जो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो h e टू दी पावर माइनस बी टी ए प्लस ए एक्स प्लस पी के टर्म में आता है। इस तरीके से ही आता है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होता है, एक्सपोनेंशियली डिके होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। ठीक, चलो भाई। तो आपका क्या कह रहा है? क्वालिटी फैक्टर, हिंदी में कहते हैं गुणता कारक, और रिलैक्सेशन टाइम इसको कहते हैं श्रांति काल। ठीक है। क्वालिटी फैक्टर क्यू को कैलकुलेट करते हैं, वहां आता है ओमेगा अपॉन 2b। रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क को डिपेंड करते हैं तो 1 अपॉन 2b। तो 1 अपॉन 2b करोगे तो 2 इक्वल टू ओमेगा। तो ऑप्शन करेक्ट है सी। तो ये तीनों चीज ये भी याद रखेंगे, इनकी टर्म में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वैसे 2b की वैल्यू क्या थी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2b? गामा अपॉन m। हियर गामा इज डैम्पिंग कोएफिशिएंट, गामा इज डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ठीक है भाई। देखो जब हम डैम्पिंग ऑसिलेटर की बात करते हैं तो डैम्पिंग ऑसिलेटर में क्या होता है? सबसे पहले F इक्वल टू माइनस के एक्स, दूसरा जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो होता है माइनस गामा डी एक्स ओवर जी टी। इसको किसके प्रोपोर्शनल लगते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ के बराबर। इसे किसके बराबर थे? न्यूटन सेकंड लॉ के बराबर। तो क्या होता है? माइनस के एक्स माइनस गामा डी एक्स ओवर डी टी। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वहां आता है माइनस डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस गामा अपॉन एम डी एक्स ओवर डी टी प्लस के अपॉन एम एक्स इक्वल टू 0। डैम्पिंग ये होता है। अच्छा भैया, गामा इज डैम्पिंग कोएफिशिएंट। गामा अपॉन एम की जगह वहां पर देते हैं हम 2b और के अपॉन एम तो आप जानते हो ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका पूरा ये मान के चलो छोटा सा डेरिवेशन होता है। फिर ये आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं। आप जानते हो सॉल्यूशन किसकी टर्म में मानते हैं? x इक्वल टू e टू दी पावर अल्फा टी की टर्म में। जब सारी चीजें करते हो तो 3 कंडीशन मिलती है आपको, क्रिटिकल, ओवरडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड। ठीक है ना। तो अभी हमारे पास क्या पूछा है उन्होंने? क्वालिटी फैक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन पूछा है। क्वालिटी फैक्टर q इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन 2b और टॉर्क रिजल्ट होता है 1 अपॉन 2b। 1 अपॉन 2b को यहाँ पुट करोगे तो q इक्वल टू ओमेगा टॉर्क। अच्छा इसके बाद मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन बताया कि 2b इक्वल टू होता है गामा अपॉन m। यहाँ 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए। क्या देखो, सबसे पहले तो यहाँ वो पूछा गया था आपका जो डैम्पिंग फोर्स होता है। डैम्पिंग फोर्स होता है किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है? उसमें 4 ऑप्शन बना रखे थे इसने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सा हो गया आपका, एक वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और नन ऑफ दिस। तो कहने का मतलब होता है डैम्पिंग फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। क्यों? dx ओवर dt क्या बना रही है? वेलोसिटी। तो fd किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वेलोसिटी। एक क्वेश्चन तो वहां से पूछा गया था। क्या कह रहा हूं?
ठीक है, अभी और क्वेश्चन कराएंगे, चलो डोंट वरी, ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो आगे कराएंगे। ठीक, याद रखेंगे डैम्पिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ये याद रखो ना, माइनस गामा डीएक्स और डीटी, एफ डी इक्वल टू माइनस गामा डीएक्स और डीटी। चलो क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 भी आपको बताना चाहिए, एनर्जी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, ऑप्शन दे रखे हैं, E इक्वल टू ई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी, वैभव आंसर क्या होगा, पिछली बार तो कॉपी में आई टेस्ट था। What is the correct option of this question? देखो जब प्रूफ करते हैं, जब हमने एक फॉर्मूला लिखाया था पावर डिस्ट्रीब्यूशन करके, वो था हमारा डेरिवेशन, ठीक है, तो वहां पर क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकालते हैं, तो टोटल एनर्जी का सम आता है E इक्वल टू हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2b टी। पहले तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक, इसको कार्य कह दिया जाता है, क्या होता है मैक्सिमम एनर्जी, E इक्वल टू ई नॉट ई टू दी पावर माइनस 2b टी। अब आपने अभी ये पढ़ा है, तो इक्वल टू 1 अपॉन 2b, तो 2b इक्वल टू 1 अपॉन तो हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से निकल के आ जाएगा E इक्वल टू ई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन, करेक्ट ऑप्शन इज, फिर से बता रहा हूँ, अभी हम जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला करते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसे कहा जाता है अवमंदित दोलित्र भी कहा जाता है, ठीक है, जब उसके लिए हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या निकालते हैं, क्षमता हानि निकालते हैं, तो सबसे पहले हम एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होता है P इक्वल टू डी ओवर dt, वेयर E इज एनर्जी टिल टाइम, तो एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग-अलग निकालते हैं, तो दोनों का जब सम करते हैं ना टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या आता है, हाफ के ए नॉट स्क्वायर टू दी पावर माइनस 2bt, ठीक, 2b अभी आप बताया था 2b इक्वल टू गामा अपॉन m, डिफरेंशिएशन में आता है। अच्छा, इसके बाद इसको क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है हाफ के ए नॉट स्क्वायर, तो क्या कहते हैं E नॉट कहते हैं, e टू दी पावर माइनस 2bt एज इट इज लिख देते हैं। इसके बाद अभी पढ़ा था रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क इक्वल टू 1 अपॉन 2b, तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस t ओवर t। क्वेश्चन नंबर 89, if damping is zero, if damping is zero for harmonic oscillator, then relaxation time is, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू इंफिनिटी, c इक्वल टू 2b एंड d इक्वल टू 2 मेगा। अगर वो कह रहा है डैम्पिंग क्या है आपकी जीरो है, अगर आपकी डैम्पिंग जीरो है तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क क्या होगा, पहले तो डैम्पिंग जीरो से समझ रहे हो, कोफिशिएंट जीरो गामा जीरो होगा, अगर डैम्पिंग जीरो तो कोफिशिएंट जीरो, इसका मतलब गामा इक्वल टू क्या बताया था अभी 2b इक्वल टू गामा अपॉन m, अगर गामा जीरो तो b भी जीरो, इफ गामा जीरो देन b इक्वल टू जीरो, टॉर्क इक्वल टू क्या है आपका 1 अपॉन जीरो इक्वल टू 1 अपॉन जीरो का क्या होता है इंफिनिटी, करेक्ट ऑप्शन इज, इसे कह रहा हूँ क्वेश्चन में कह रहा है डैम्पिंग इज जीरो, इसका मतलब इसका अवमंदित नियतांक या डैम्पिंग कोएफिशिएंट जीरो होगा, बिकॉज गामा जीरो तो 2b इक्वल टू गामा अपॉन m होता है, तो b भी जीरो होगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप जीरो रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 90,
for an ideal simple harmonic oscillator. Quality factor is, ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 0, इंफिनिटी। ये कह रहा है भाई आदर्श सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है, लिए क्वालिटी फैक्टर क्यू की वैल्यू क्या होगी, आदर्श के लिए क्या होगी ये बताओ। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2b। एक और बात, अगर आइडियल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर चाहिए आपको तो वहां पर डैम्पिंग जीरो होनी चाहिए। डैम्पिंग का मतलब क्या, बीच में रुक रुक के नहीं आना चाहिए आपको, आइडियली स्मूथ वे में चलता रहना चाहिए। क्योंकि अगर डैम्पिंग जहां आती है इसका मतलब क्या है कि आपके एम्पलीट्यूड कम होने लगते हैं। आप नहीं चाहते कि मेरे एम्पलीट्यूड कम हो, आप चाहते हैं पूरी तरह से जैसे एम्पलीट्यूड लगातार सेम कांस्टेंट बने रहे। तो वहां पर क्या होगा, डैम्पिंग क्या होगी, जीरो। अगर गामा जीरो तो बी जीरो, तो क्यू इक्वल टू, तो जीरो क्या आ जाएगा, ओमेगा अपॉन जीरो, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ये तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात हो गई, फोर्स की भी बात कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 91, when a body is set into oscillation by an external periodic force of the same frequency as the natural frequency of the body, the phenomena is known as ऑप्शन दे रखे थे स्टीफन, ऑप्शन बी इज रेजोनेंस, ऑप्शन सी इज डैम्पिंग, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। भाई देखो क्या कह रहा है, बॉडी आपके ऑसिलेशन इस तरह से हो रहे हैं कि उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, बाहर से दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी के बराबर है, मींस ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा। और आपको ये पता है किसी कंडीशन थी, रेजोनेंस या अनुनाद। जब बाहर से दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी और किसी भी एपरेटस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो वो किसके बराबर क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 92, for force harmonic oscillator which one is incorrect? ऑप्शन दे रखे थे tan phi इक्वल टू 2b ओमेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बी दे रखा है a इक्वल टू एफ अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4b। ऑप्शन सी दे रखा है
ऑप्शन डी भाई। चलो आपसे क्या कह रहा है, फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर के कौन सा इसमें गलत है। फोर्स को क्या एक और नाम होता है ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर हो सकता है या फिर फोर्स कह सकता है, बात एक ही है वो। पहला कौन सा ऑसिलेटर था हमारा, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो भाई वहां पर एक फेज एंगल पाई निकाला जाता था, tan इनवर्स 2b ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, डेरिवेशन है इसका। ओमेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ड्रिवन मतलब जो बाहर से हम अप्लाई करते हैं, और ओमेगा नॉट मतलब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसकी, जो किसी एपरेटस की अपनी खुद की है। अच्छा, जब उसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है तो इक्वल टू आता है f अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। वहां पे एक आ जाता है, अगर ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा के बराबर हो जाएगा तो कंडीशन कौन सी होगी, रेजोनेंस की होगी। अगर इसको रख दें तो ये 0, तो आपको a मैक्सिमम मिल जाता है f अपॉन 2b ओमेगा। सही है ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये आपके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालते हो तो a sin ओमेगा t माइनस फाई होती है। अब एम्पलीट्यूड की वैल्यू रख दोगे आप, एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहां रख दोगे तो ये भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा, 90। चलो क्वेश्चन नंबर 90 लिखेंगे, शार्पनेस इज द रेजोनेंस, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे लिखो, शार्पर इज द रेजोनेंस देन बैंड विड्थ इज। मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे। पहला लिखेंगे लार्जर, दूसरा लिखेंगे स्मॉलर, तीसरा लिखेंगे मॉडरेट, और ऑप्शन डी लिखेंगे नन ऑफ। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो अभी हमारे पास एक हमने जब एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाली थी क्या आया था, a इक्वल टू f अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का प्लस 4b स्क्वायर, तो प्लस ये है, ठीक है। अच्छा, अगर हम रेजोनेंस की बात करेंगे, रेजोनेंस पे बात करें, ओमेगा नॉट इक्वल टू, तो एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ मिलता है, रेजोनेंस पर, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जब वो दोनों सेम हो जाती है, तो पहले एक एग्जांपल दिया था ब्रिज पर, अगर आपका कदम ताल सेम हो जाती है तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ मिलेगा आपका, रेजोनेंस पर। तो एफ अपॉन यहाँ पर करोगे तो 2b ओमेगा बचेगा, ठीक है ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, लेकिन आपको एक चीज दिख रही है, 2b क्या होता है, गामा अपॉन एम। अच्छा, ये एफ दे रखी है ना, ये भी होती है एफ नॉट अपॉन एम। डेरिवेशन में आप चेक करोगे तो स्मॉल एम बराबर कैपिटल एफ नॉट अपॉन एम, रख लो इसमें। ए मैक्सिमम बराबर क्या आएगा, एफ की वैल्यू एफ नॉट अपॉन एम, 2b की वैल्यू गामा अपॉन एम, और ये ओमेगा, इससे ये एफ नॉट अपॉन गामा। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गामा ओमेगा 1 अपॉन गामा, ठीक है। डैम्पिंग कोएफिशिएंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब मैंने एक फिगर भी बनाया था, शायद याद हो आपको, इस तरीके से था हर्ष, कुछ इस तरीके से था। मान लीजिए सारे ग्राफ किसके हैं, अब ए बी सी एंड डी, यहाँ जब चेक करोगे ये तो एम्पलीट्यूड सबके सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका है, ए का, फिर ए बी का, फिर ए सी का, ए, लेकिन आपको इस यहाँ से दिख रहा है कि आपका जो गामा ए सबसे छोटा होगा, गामा बी सबसे, उससे फिर, और ये सबसे बड़ा क्या होगा, गामा डी। कहने का मतलब क्या है, शार्पर इज द रेजोनेंस द बैंड विड्थ इज, आंसर बता सकते हो, देखते होता है। शार्पर का मतलब क्या है, शार्प का मतलब समझ लो, शार्प का मतलब
पेनिंग, हिंदी में मतलब है पेनिंग। इसका मतलब क्या है, ऊपर होगा, जितना हाइट ऊपर होगा उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ज्यादा होगा, जितना ज्यादा शार्पर होगा उसका ही एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब बैंडविड्थ, ठीक है ना, तो आंसर इज स्मॉल। आगे क्वेश्चन नंबर 94। एक और बात बता दूं, ये तो रेजोनेंस क्या कहलाता है आपका, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। इसी तरह से एक और रेजोनेंस होता है वेलोसिटी रेजोनेंस। रेजोनेंस के कितने भाई, दो भाई, एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑलमोस्ट एम्पलीट्यूड रेजोनेंस के बारे में सारी बात कर ली है मैंने। ओमेगा नॉट ओमेगा के बराबर होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी आपकी, एफ नॉट अपॉन गामा एफ कह सकते हो, या फिर आप दो एक और कहां ये था, एफ अपॉन 2b, कुछ भी आ सकता है, लिखा हुआ है, या आ सकता है या आ सकता है, आपको टर्म याद होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 94। हम्म 94 क्वेश्चन कह रहा है पावर ट्रांसफर from the driving force to the oscillator is maximum at the frequency of velocity resonance, option B is amplitude resonance, option C is either of two, option D none of these। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ड्राइविंग फोर्स टू द ऑसिलेटर इज मैक्सिमम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। आप याद रखो, कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास एम्पलीट्यूड रेजोनेंस है तब पावर ट्रांसफर होगी, ठीक है, कराया है मैंने कि आप चेक करेंगे तो ठीक। एक और क्या होगी, जब आपके पास वेलोसिटी रेजोनेंस है, तो कौन से रेजोनेंस में पावर सबसे ज्यादा ट्रांसफर होगी, क्वेश्चन ये कह रहा है। हाँ जी, जब आप एम्पलीट्यूड रेजोनेंस की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमने इसका तो डेरिवेशन कराया है, पावर जो ट्रांसफर होती है वो एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 2 गामा होती है। ये किसके लिए कराया है, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस के लिए कराया है। लेकिन जब आप क्या करेंगे, वेलोसिटी रेजोनेंस की बात करते हैं, वेलोसिटी रेजोनेंस की बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि इसके द्वारा जो पावर ट्रांसफर होती है अप्रोक्सीमेटली इसकी डबल आपको पैदा होती है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज वेलोसिटी रेजोनेंस। आप किस किस के बीच बात करोगे, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस का तो आप फॉर्मूला याद रखना, एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 2 गामा, पावर ट्रांसफर्ड बाय एम्पलीट्यूड रेजोनेंस, ठीक। ये देखा गया कि वेलोसिटी रेजोनेंस के द्वारा जो पावर ट्रांसफर होती है वो कंपैरेटिवली हाई होती है एम्पलीट्यूड रेजोनेंस की, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज वेलोसिटी रेजोनेंस। सी ऑप्शन का क्या मतलब है, आइदर ऑफ टू, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता क्या, ये नहीं हो सकता सी, दोनों में से कोई का मतलब है, ये भी सही हो सकता है, ये तो सही कभी हो ही नहीं सकता ना। आइदर ऑफ टू का मतलब तो या तो ये है, दोनों हो सकते हैं, या फिर बोथ लिख सकते हो ऑप्शन में, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन तो आपको पता ही है, ए है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, द हेल्महोल्ट्ज
रेजोनेटर, the frequency in the frequency depends upon, option A is area of neck, option B length of neck, option D C volume of the resonator, option D all above। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो एक रेजोनेटर अनुनाद कहा जाता है, हेल्महोल्ट्ज एक साइंटिस्ट है और रेजोनेटर का मतलब क्या है? अनुनादक, अनुनादक एक डिवाइस टाइप होती है। डिवाइस का मतलब जो रेजोनेटर को क्रिएट करती है, ठीक है। उसमें क्या होता है? नेगमिस गर्दन होती है, नेगमिस गर्दन, ठीक है ना। अगर ये तीनों ऑप्शन ये तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है मुझे को। अगर एरिया पर डिपेंड करेगी, लेंथ पर डिपेंड करेगी तो एरिया पर करेगी, एरिया पर करेगी तो वॉल्यूम पर भी करेगी। ऑप्शन करेक्ट है डी। लेकिन इससे बढ़िया एक क्वेश्चन बनता है, ये तो शायद इतना अच्छा क्वेश्चन हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर के लिए नहीं है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया कि हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर कौन सी वेव के लिए यूज किया जाता है। बात समझो, कौन सी वेव की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें लिख लो, इट यूज्ड टू मेजर साउंड वेव फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, साउंड वेव फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज ऑल अबाउट 95 क्वेश्चन and we will talk about 96 to up to so on, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू।